Hi everyone, welcome to our YouTube channel. At this channel, we will learn about physics from basic to advanced as well as in practical and easiest manner. So आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो हमारी टू टॉपिक बेस्ड क्लास है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे नेचर में कैसे आया? तो जब हम किसी बॉडी को रब कर रहे थे और रब करने के बाद उसको मैं किसी दूसरे मटेरियल या बॉडी के कांटेक्ट में लेके जा रहे थे, तो वो बॉडी उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही थी और उस फोर्स के कारण वो उसको अपनी तरफ अपने से चिपका ले रही थी। तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला कि जब भी किसी हम बॉडी को रब करते हैं तो रब्ड बॉडी के ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है और उस चार्ज के प्रॉपर्टी के कारण ही वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट और मटेरियल पे एक फोर्स अप्लाई करती है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब किसी बॉडी को रब करते हैं और उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है तो उस चार्ज डेवलप होने के पीछे का क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, क्योंकि केवल ये पढ़ लेना कि नहीं बॉडी को रब किया और चार्ज डेवलप हो गया और इसके पीछे का मैकेनिज्म न समझ पाए तो हम नॉलेज हमारी अधूरी रह गई। तो आज की क्लास में हम यही बेसिकली सीखेंगे कि मैकेनिज्म क्या है चार्ज के डेवलप होने का। और तो देखिए, ऐसा बोला गया है कि जब भी कोई बॉडी चार्ज बॉडी कहलाती है, अगर किसी बॉडी को हम चार्ज बॉडी कहते हैं तो उसका बॉडी का चार्ज होने के पीछे एक पार्टिकल है जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और उस पार्टिकल का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ये पार्टिकल कहाँ से आया? तो नेचर ऐसा डिस्कवरी किया गया कि नेचर जो है हमारा, नेचर में जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं वो बेसिकली तीन पार्टिकल से ही मिलके बने हुए हैं, जिसमें पहला बोला गया इलेक्ट्रॉन और दूसरे पार्टिकल का नाम दिया गया प्रोटॉन, तीसरे पार्टिकल को न्यूट्रॉन बोला गया। अब इन तीनों पार्टिकल में भी सबसे जो बेसिक पार्टिकल होता है और सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको वो इलेक्ट्रॉन बोला गया। इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल बोला गया कि अब इस यूनिवर्स में नहीं है, इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। बट अगर आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक पार्टिकल की डिस्कवरी हो चुकी है और उस पार्टिकल को हम बोलते हैं क्वार्क, जो कि बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल है। बहरहाल हमको उस पार्टिकल के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना है क्योंकि उसको हम अभी हमारी उस पर रिसर्च जो साइंटिस्ट है वो कर रहे हैं। सो हमारा आज का इस वीडियो में और आगे आने वाले कुछ सालों तक इलेक्ट्रॉन ही हमारा बेसिक पार्टिकल बना रहेगा। सो अगर आज इस टाइम और आने वाले समय में भी अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा पार्टिकल नेचर में कौन है तो आपको इलेक्ट्रॉन ही जवाब देना है। तो इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी भी बॉडी को चार्ज भी करता है और किसी बॉडी को डिस्चार्ज करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ये काम कैसे करता है तो उस काम को जानने से पहले हम थोड़ा सा उसका नाम और एड्रेस अगर हम जान लें तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का काम जानने से पहले अगर हम उसके नाम और पता जान लेते हैं तो हमें उसके काम को जानने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। सो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करके चलेंगे। इलेक्ट्रॉन ये तो पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी भी बॉडी को चार्ज करता है या फिर डिस्चार्ज करता है। तो इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है? नाम तो पता चल गया कि इस पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये रहता कहाँ है? तो देखिए, मैटर जो है हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं और मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं। ये जो तीनों पार्टिकल हैं, जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये तीनों पार्टिकल आपके एटम के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और वहां प्रोटॉन अपना घर बनाए हुए है, यानी कि सेंटर पे प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पे ही होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ आउटर सेल में चक्कर लगाते रहते हैं और रिवॉल्व करते रहते हैं। तो हमने एड्रेस भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है और एटम के सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन को बोला गया कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है। और इन्हीं पॉजिटिव निगेटिव के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसके कारण प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपने से कंबाइन करके रखता है, अपने से बांध के रखता है। ठीक है, अब वो हर एक मटेरियल के अपनी अपनी डिपेंडेंसी होती है कि कितने स्ट्रॉन्ग फोर्स एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, मेटल में ये फोर्स कम होता है, आपका इंडक्टर में ये फोर्स ज्यादा होता है, सॉरी इंसुलेटर में ये फोर्स ज्यादा होता है। तो हमने ये देख लिया कि कौन सा पार्टिकल बॉडी को चार्ज करता है और डिस्चार्ज करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। हमने ये भी देख लिया कि उसका एड्रेस कहाँ पे है, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमने ये भी समझ लिया कि
तीनों पार्टिकल में सबसे छोटा पार्टिकल कौन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पार्टिकल कौन है। तो अब हम थोड़ा सा इसका डाटा भी देख लेते हैं कि अगर ये छोटा पार्टिकल है तो इसका मास कितना होता है और इसकी चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे काम करता है। देखिए, अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है 9.10 इंटू 10⁻31 kg। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये भी 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अगर मास से भी कंपेयर करके आप देखिए तो प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg है और इलेक्ट्रॉन का मास 9.10 इंटू 10⁻31 kg है। तो मास का अगर मैग्नीट्यूड में भी अगर आप कंपेयर करके देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो काफी कम है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन नेचर का सबसे हल्का पार्टिकल है। अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हमने दोनों की डाटा देख ली, दोनों की चार्ज की वैल्यू देख लिया, दोनों का मास देख लिया। चार्ज में देख रहे हैं कि दोनों सिमिलर ही हैं, बट नेचर इनका अपोजिट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, पोलैरिटी डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड में चार्ज की वैल्यू दोनों की सेम है। मास हमने देख ही लिया कि इसका इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि जो हमारे बेसिक पार्टिकल है नेचर में जो 3 हैं उनके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को चार्ज कैसे करता है। देखिए, हमने यहाँ पे पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है, पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है इस टॉपिक के अंदर, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे टॉपिक है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो है, न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिवली चार्ज। इन न्यूक्लियस बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट। सो दोनों मिला के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, सेकेंड बोल रहा है नेट चार्ज ऑन एटम इज 0। देखिए, कह रहा है कि किसी भी एटम पे नेट चार्ज 0 होता है। सपोज कर लीजिए अगर ये एटम है तो इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, नेट चार्ज 0 होने का क्या मतलब है, क्या इसके ऊपर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ये किसी भी चार्ज को कंटेन नहीं किया हुआ है एट अ टाइम जब ये न्यूट्रल है। तो आंसर है नहीं, चार्ज है इसके पास। फिर हमने इसको नेट चार्ज 0 कैसे हुआ, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी इसके अंदर है। सो अगर मैं कंबाइंड चार्ज की बात करूंगा, नेट चार्ज की बात करूं तो टोटल चार्ज इस बॉडी के ऊपर कितने हैं, नेगेटिव। क्योंकि चार्ज में मैग्नीट्यूड, अगर हम चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में, बस माइनस और पॉजिटिव पर उसकी पोलैरिटी बता रहे हैं, लेकिन और दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो क्या बना देगा, 0। सपोज कर लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर है और 10 प्रोटॉन भी है। ठीक है, एटम है, एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। तो 10 यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे भी 10 का मल्टीप्लाई करिए और दोनों को जोड़िए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से रिजल्ट 0 मिलेगा। तो नेट चार्ज बॉडी के ऊपर कितना हो गया, 0। सेकेंड पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी बॉडी को अगर हम बोल रहे हैं कि एटम का नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब उस बॉडी के अंदर या उस एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। सिंपल मतलब इसका ये, इसका मतलब ये एकदम नहीं है कि उस बॉडी पे चार्ज ही नहीं है, चार्ज है बट नेट चार्ज 0 है। इंडिविजुअल चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेट चार्ज बॉडी का 0 है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द बॉडी विच हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव एंड द बॉडी विच हैव लूज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव। देखिए, अगर मैं 2 बॉडी की बात करता हूं, ठीक है, एक बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी एटम पे या किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज 0 होने का मतलब है, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, सिंपल मैं लॉजिक में बात करूं, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो उस पर उतना ही नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। ठीक, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, द बॉडी विच हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, उस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो ज्यादा है। तो अगर 2 बॉडी है, एक बॉडी पे 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है और एक बॉडी पे भी 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन है।
ठीक है, दोनों मटेरियल सेम है। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट वाले मटेरियल से 30 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 प्रोटॉन थे। सेकेंड बॉडी के पास भी 100 इलेक्ट्रॉन, 100 प्रोटॉन। नाउ अब 30 इलेक्ट्रॉन हमने वहां से रिमूव कर लिए फर्स्ट वाली बॉडी से, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची फर्स्ट वाली बॉडी पे? 70। प्रोटॉन कितना बचा? 100। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा फर्स्ट वाली बॉडी पे कौन सा रह गया? प्रोटॉन रह गया, यानी पॉजिटिव चार्ज रह गया। सेकंड वाले बॉडी की बात करें, हमने 30 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाली बॉडी से निकाला और सेकंड वाली बॉडी पे पुट कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड वाली बॉडी पे कितने हो गए? 130। प्रोटॉन 100, तो सेकंड वाली बॉडी पे मेजॉरिटी चार्ज किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉन की। सबसे ज्यादा नंबर किसके हो गए? इलेक्ट्रॉन के। अब पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट वाले बॉडी पे मेजॉरिटी में है और नेगेटिव चार्ज सेकंड वाले बॉडी पे मेजॉरिटी में है, तो आप मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज कौन सा बॉडी हुआ? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कौन सा हुआ? जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी कौन सा हुआ? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेस किया। इसलिए यहां पे ये लाइन लिखी गई है, द बॉडी विच हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव एंड द बॉडी विच हैव लूज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है, ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन आर एक्सचेंज्ड। जब भी हम किसी बॉडी को रब करते हैं तो रब करने के दौरान, रब करने के टाइम पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? यही है, क्योंकि इसका मास इतना हल्का होता है कि इसको किसी भी जगह से एक जगह से दूसरे जगह जाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। थोड़ी सी एनर्जी इसको मिलती है, ये अपना पहले वाला घर छोड़ के दूसरे वाले घर के पास चला जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन और हिंदी में इसको आवारा इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। इसका कोई मतलब एक जगह कहीं ठिकाना नहीं होता है। जहां इसकी एनर्जी मिलती है थोड़ी बहुत, वो उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे, ये कंफर्ट जोन में अगर देखता है कि मैं वहां कंफर्ट हूं, वहां चला जाता है। तो मास इसका काफी कम होने के कारण जब भी हम बॉडी को रब करते हैं तो ये पार्टिकल इजिली उस बॉडी को छोड़ देता है। तो ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन आर एक्सचेंज्ड। जब भी हम किसी बॉडी को रब करते हैं दूसरी बॉडी के साथ, तो जिस बॉडी को रब कर रहे हैं दूसरे के साथ, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के दूसरे वाली बॉडी पे चला जाता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। यानी कि अगर डाटा के टर्म में बात करें तो प्रोटॉन से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1837 टाइम लाइटर होता है, हल्का होता है। तो आप इससे भी थोड़ा सा एक कंपेयर कर सकते हैं कि अगर एक घर में एक काफी हेल्दी आदमी और काफी मोटा आदमी है और एक काफी हल्का आदमी है, और मुझे इस घर का वेट कम करना है, तो मैं सबसे पहले किसको निकालना प्रेफर करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन को निकालना प्रेफर करेंगे। तो यही काम वहां पे भी होता है, रबिंग के दौरान भी होता है। जब किसी भी बॉडी को रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज फास्ट होता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बॉडी चार्ज हो गई या फिर बॉडी डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर आ गया। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के पीछे ये सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन आर एक्सचेंज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। फिफ्थ, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हमने इसके पीछे का पूरा इतिहास देख लिया कि क्यों इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। हल्का होने के कारण, ठीक है, मास भी इसका काफी कम है। लाइटर में अगर डाटा के टर्म में बात करें तो आपका 1837 टाइम्स ये कम होता है। तो जब भी कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आएगी तो हम इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कारण ये सारी चीजें हो रही है। यानी कि जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी, आप जहां भी इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, ठीक है, जहां जहां आपको लाइटें दिखाई दे रही हैं, जहां जहां भी आपको चार्ज बॉडी कहीं सुनने को मिल रहा है, उसमें सारा रोल कौन प्ले कर रहा है? इलेक्ट्रॉन प्ले कर रहा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी भी बॉडी को चार्ज करने में और इलेक्ट्रिफिकेशन में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर ये चीज नहीं होता तो आज हम आपके सामने कैमरे के थ्रू बात नहीं कर पाते, आप घर में बैठ के लाइट के सामने पढ़ नहीं रहे होते, और ना आप पंखे का मजा ले रहे होते, ना आप एसी का मजा ले रहे होते। तो ये सारा जो चीजें हो रही हैं वो इलेक्ट्रॉन के होने के कारण ही हो रही है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को भले ही हम आवारा इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय अ पार्टिकल और मैटर।
देखिए ये वर्ड एक यूज किया गया है कि चार्ज हमेशा पार्टिकल या मैटर के थ्रू ही कैरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो चार्ज जो है वैक्यूम में भी इजिली ट्रेवल कर सकता था। जैसे सपोज कीजिए मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी दो बॉडी है, दो बॉडी में फर्स्ट वाले बॉडी के पास मास जो है वो 30 केजी है और सेकंड वाली बॉडी के पास मास जो है अगर वो 40 केजी है या फिर 20 केजी मान लेते हैं, सेकंड वाली बॉडी के पास मास 20 केजी है। अगर 20 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाली बॉडी से निकले जिसका मास 30 केजी है और वो सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन पे चले गए जिसका मास 20 केजी था, जब 20 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के चले गए और फिर मैं इसका मास मेजर कर रहा हूं फर्स्ट वाली बॉडी का, तो हम देख रहे हैं अभी 30 किलो ना होके 30 किलो से कुछ कम हो गया, मान लेते हैं 27.5 हो गया। और आपका या फिर 28 हम एक इजी डाटा ले लेते हैं, 28 केजी हो गया। 30 केजी था, 20 इलेक्ट्रॉन निकले और कहां चले गए, सेकंड वाली बॉडी पे। तो हम देखें जब फर्स्ट बॉडी को इलेक्ट्रॉन 20 छोड़ के गए थे तो उस टाइम जब इसका वेट हुआ वो 28 केजी हुआ, और जब हम उस 20 इलेक्ट्रॉन को सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन पे रख दिए और उसका वेट मेजर कर रहे हैं तो वो 20 से 22 हो गया। तो हमें ये पता चला कि चार्ज अकेले नहीं जाता है, अपने साथ साथ मैटर को भी लेके जाता है, अपने साथ पार्टिकल भी लेके जाता है। यानी कि चार्ज को कैरी करने वाला कौन है, पार्टिकल ही है, क्योंकि पार्टिकल बेसिक मैटर ही सबसे पहले आया। तो मैटर क्या है आपका, पार्टिकल को कैरी करता है। वैक्यूम में क्या होता है, वहां कोई पार्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है, तो चार्ज वहां पे कैरी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सन की एनर्जी जब हमारे अर्थ पे पहुंचती है तो सन से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, लेकिन अर्थ पे आते आते वो एनर्जी कम हो जाती है। इसके पीछे रीजन है कि सन और अर्थ के बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहां वैक्यूम होते हैं, वो वहां पे वो चार्ज पार्टिकल कैरी नहीं कर पाते हैं, चार्ज पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो वहीं पे रुक जाते हैं और कह सकते हैं वहीं पे वो स्टॉप हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। और जो चार्ज पार्टिकल चलने लायक होते हैं या फिर जहां जहां पे वो इजिली मूव कर सकते हैं, वही चार्ज पार्टिकल हमारे अर्थ पे आते हैं। इसीलिए हमें सन की जो लाइट है वो एक फिक्स अमाउंट में ही मिलती आ रही है। नहीं तो सन का अगर पूरी की पूरी एनर्जी अगर वो अर्थ पे अगर ट्रांसफर करना चालू कर दे तो आज लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो आई थिंक आपको ये 6 पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के समझ में आ गया होंगे। अब हम एक थोड़ा सा डाटा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों चार्ज हैं। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो उनका नेचर जो होता है फोर्स का वो रिपल्सिव होता है। आई थिंक हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ रखा है। और दो पॉजिटिव यानी दो प्रोटॉन को अगर एक साथ रखिएगा तो तब भी रिपल्सन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रखते हैं तो भी रिपल्सन होता है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो आपका ये वर्ड जो लास्ट वाला हमने टर्म लिखा है, चार्ज इज ऑलवेज कैरियड बाय पार्टिकल, ड्यू टू दिस चार्ज कैन नॉट बी मूव इन वैक्यूम। इसी से एक रिलेशन भी निकल के आता है, चार्ज एंड मास रिलेशन या रिलेशन ऑफ चार्ज एंड मास। तो मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेस करेगी उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक रिलेशन ऑफ चार्ज एंड मास। आपको बस बेसिकली यही याद रखना है कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस बॉडी का मास कम हो जाएगा, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है या फिर चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं उस बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो रिलेशन बस यही है, यानी कि अपोजिट रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन जाए तो मास कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आए तो मास बढ़ जाएगा। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेचुरल प्रॉपर्टी भी इसको बोला जाता है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट, additivity. Second,
क्वांटाइजेशन एंड थर्ड कंजर्वेशन। एक एक करके हम इसको स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट एडिटिविटी। देखिए, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर एक चार्ज यहाँ पे पार्टिकल 1 रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल, तीसरा चार्ज पार्टिकल, चौथा चार्ज पार्टिकल, ऐसे ही ये nवां चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, एक सिस्टम है, सिस्टम में हमारे n पार्टिकल रखे हुए हैं। इन सारे पार्टिकल के पास एक चार्ज है। मैंने पहले ही बोला कि ये चार्ज पार्टिकल इस सिस्टम के अंदर रखे हुए हैं। अब मुझे इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज बताना है। तो जैसे कि हमें पता है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, और किसी भी सिस्टम का अगर हमें मास बताना है तो उस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उनका इंडिविजुअल मास निकाल के हम सबका अलजेब्रिक सम कर दें तो हम टोटल सिस्टम का मास निकाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी आपका चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई भी चीज स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसको ऐड करना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है कंपेयर टू द वेक्टर। तो जब भी अगर मैं किसी सिस्टम की टोटल चार्ज के बारे में बात करूं कि टोटल चार्ज सिस्टम का कितना है, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि उस सिस्टम के इनसाइड में कितने पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन सारे पार्टिकल का अपना अपना इंडिविजुअल चार्ज कितना है। सबका इंडिविजुअल चार्ज अगर हमें पता हो और उनको हम अलजेब्रिक सम कर दें तो हमें टोटल सिस्टम का टोटल चार्ज हमारा निकल के आ जाएगा। तो जैसे कि हमारा चार्ज, अगर मैं पार्टिकल Q1 की बात कर रहा हूं और इसके पास 1 की बात कर रहा हूं, इसके पास चार्ज Q1 है, पार्टिकल 2 की बात कर रहा हूं, इसके पास चार्ज Q2 है, फिर पार्टिकल 3 की बात कर रहा हूं, चार्ज Q3 है, पार्टिकल 4 की बात करूं, चार्ज Q4, वैसे N1 पार्टिकल की बात करूं तो चार्ज Q1 है। तो मुझे अगर टोटल चार्ज निकालना होगा पूरे सिस्टम का, जिसको मैं Q मान के चल रहा हूं, कैपिटल Q मान लेता हूं, टोटल चार्ज कैपिटल Q इस सिस्टम का, सिस्टम A जो है, सिस्टम ए, अगर इस सिस्टम ए का टोटल चार्ज अगर हमें पता करना होगा तो मैंने क्या बोला, हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल चार्ज अब पहले फाइंड आउट कर लीजिए और उनका अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डैश 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 प्लस Qn। आई थिंक आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी सिस्टम के टोटल चार्ज निकालने की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, उस सिस्टम के इनसाइड में कितने चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका इंडिविजुअल कितने पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका इंडिविजुअल चार्ज आप निकाल लीजिए और सबको अलजेब्रिक सम कर दीजिए तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। अगर इसको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूं, the total charge of system is equal to algebraic sum of individual equal to algebraic sum of individual charge particle. The total charge of system is equal to algebraic sum of individual charge particle which is placed inside the system। ठीक है, the total charge is equal to the total charge of system is equal to algebraic sum of individual charge particle which is placed inside the system। ये हो गया आपका एडिटिविटी का कॉन्सेप्ट, और एडिटिविटी को हमने लैंग्वेज के फॉर्म में भी देख लिया कि अगर आता है तो हम लिख कैसे सकते हैं इसको। ठीक है, आप एक और इसको यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं कि लाइक मास इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वी ऐड इंडिविजुअल मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल टू गेन टोटल मास ऑफ सिस्टम। Similarly, if we want to calculate total charge of a system, then we add individual charge particle in the form of algebraic sum। ठीक है, तो आप
इस यहाँ पे भी इस चीज को देख सकते हैं और ये लैंग्वेज के फॉर्म में उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो वर्ड यूज कर दिएगा तो थोड़ा सा टीचर के नजर में आप एक अच्छे स्टूडेंट बन के आ जाते हैं और आपको फिर वो नंबर देने में उसके हाथ रुकते नहीं है, आराम से वो आप दे देते हैं आपने, क्योंकि आपने एक नया वर्ड यूज कर दिया वहां पे। सेकंड जो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन देखिए क्या होता है। ऐसा बोला गया है कि जब भी किसी बॉडी, कोई बॉडी चार्ज बॉडी कहलाती है, जब भी किसी बॉडी को हम चार्ज बॉडी कहते हैं तो उसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकलता है। तो ऐसा बोला गया कि जब भी कोई बॉडी चार्ज होगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में ना निकल के हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में निकलेंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो सिस्टम है, एक ए है और एक सिस्टम बी है, दोनों फिलहाल जो हैं वो कैसे हैं, न्यूट्रल है। दोनों कैसे बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है और इसमें ए वाले से इलेक्ट्रॉन निकल के बी वाले पे जा रहा है। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन में बोलूं कि कितना निकलना चाहिए, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ए से बी में जो जाएगा वो मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में जाएगा। मल्टीपल इंटीग्रल का फॉर्म मतलब या तो वो 1 जा सकता है, या तो 2 जा सकता है, 20 जा सकता है, 50 जा सकता है, 17 जा सकता है, 70 जा सकता है, 100 जा सकता है, यानी हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 17.4 इलेक्ट्रॉन चला गया, इस फॉर्म में नहीं जाएगा। हमेशा जो जाएगा वो इसी फॉर्मेट में आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रॉन ऑलवेज गो इन द फॉर्म ऑफ, और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो Q इज इक्वल टू NE प्लस माइनस, ये जो होता है फॉर्मेट, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब N की वैल्यू क्या आ सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 0 रखेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, यानी बॉडी चार्ज नहीं हुई। चार्ज होने के लिए 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ये नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू हमारा जब भी होगा वो इंटीजर के फॉर्म में जाएगा, मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में जाएगा, या तो 1 जाएगा, या तो 2 जाएगा, या तो 3 जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू ये हमारा जो मैथमेटिकल जो इक्वेशन है, इसी के फॉर्मेट में हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। देखिए ये वर्ड जो यूज हुआ है क्वांट, ये क्वांट का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। एक पैकेट होता है और पैकेट में सारी चीजें जो होती है एक सिस्टमेटिक वे में होती है। हम ये मान के चलते हैं कि पैकेट में कोई चीज है टूटी नहीं होगी। जैसे हम कोई सामान भी खरीदने अगर जाते हैं तो हम यही सपोज करके चलते हैं कि उस पैकेट में सारी कुछ चीजों जो मांगते हैं दुकानदार से, वो ये बोलते हैं कि भैया वो पैकेट वाली चीजें मुझे देना। हमें पैकेट वाली चीज पे क्या होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं कि उसमें जो चीजें होंगी वो काफी सिस्टमेटिक वे में होंगी और काफी मतलब एक प्रॉपर मैनर में रखी हुई होंगी। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफर होगा वो क्वांटाइजेशन के फॉर्म में होगा, एक पैकेट का फॉर्म में होगा, और पैकेट में हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। आई थिंक आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि क्या क्वांटाइजेशन जो चीज है उसको हम कहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या। तो ऐसा बोला गया कि क्वांटाइजेशन का जो प्रोसेस है, इस चीज को नेग्लेक्ट हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कर सकते हैं। किस पे, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो पे नहीं। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है। अच्छा देखिए एक चीज, आप इस वाले फॉर्मेट में हम क्यों नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर इलेक्ट्रॉन से कोई छोटा पार्टिकल है नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है और उससे भी आप बोल रहे हो कि हम छोटा पार्टिकल लेके जा रहे हैं, मतलब 0.5 के फॉर्मेट में अगर बात करूं तो बोल रहे हो कि नहीं, एक से भी छोटा पार्टिकल हमने 0.5 इलेक्ट्रॉन भेजा, मतलब क्या, आपने इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल डिस्कवर कर दिया, आपने बना दिया। और जबकि पॉसिबल ही नहीं, नेचर खुद बोलता है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल है ही नहीं इस नेचर में।
तो आप कैसे बोल सकते हैं कि 0.5 इलेक्ट्रॉन हम भेज सकते हैं? यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ तो नहीं सकते हैं, तो जब तोड़ नहीं सकते हैं तो हम भेजेंगे कैसे? तो हम 1 या 2 3 ऐसे करके हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हम बात कर रहे थे कि क्वांटाइजेशन को कहीं हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हम थोड़ा बहुत चीजों पे हम उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो एक 60 वाट के बल्ब को जो हम स्विच ऑन करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 × 10⁻18 चार्ज कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ही होगा अगर बल्ब है तो वहां पे 2 × 10⁻18 चार्ज पार्टिकल उसमें से निकलते हैं, उसके फिलामेंट से। जब हम 60 वाट के बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो उसके फिलामेंट के एक एंड से 2 × 10⁻18 चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और 1 सेकेंड में वो एक एंड से दूसरे एंड पे फिलामेंट के चले जाते हैं। यानी कि चार्ज पार्टिकल 1 सेकेंड में फर्स्ट उसके फिलामेंट के एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाते हैं। तो आप इस चीज को थोड़ा कंपेयर इमेजिन करके देखिए, 1 सेकेंड में इतने चार्ज पार्टिकल के स्ट्रक्चर को क्या हम रीड कर सकते हैं? क्या हम इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है हम नहीं कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता तो वहां पे एक देखा, थोड़ा सा हम उसको ऑब्जर्व कर भी सकते थे, लेकिन 1 सेकेंड में 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल के जा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर को क्या हम वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम वहां पे, इलेक्ट्रॉन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो वहां पे बनावट होते हैं, क्या हम उसको वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला जाता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जाके क्वांटाइजेशन के प्रोसेस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो हमारा बेसिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसको हमने क्वार्क बोला है, अगर क्या वो नेचर में आ जाता है, क्योंकि क्वार्क इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल है, तो क्या अगर वो नेचर में आ जाता है तो हम क्वांटाइजेशन को, क्या वहां पे भी क्वांटाइजेशन नेग्लेक्ट किया जा सकता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर क्वार्क की जो टेक्नोलॉजी है अगर वो एस्टेब्लिश्ड हो जाती है तब भी वहां पे क्वांटाइजेशन का जो प्रॉपर्टी होगा वो क्वार्क अपने साथ लेके चलेगा ही चलेगा। यानी कि जब क्वार्क पार्टिकल का ट्रांसफर होगा फॉर चार्जिंग प्रोसेस, तो वहां पे भी वो क्वांटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको वो फॉलो करेगा ही करेगा। और वो किस फॉर्मेट में करेगा? तो देखिए, जब क्वार्क आ जाएगा तो ऐसा बोला जा रहा है कि क्वार्क जो है इलेक्ट्रॉन से 1/3 2 इलेक्ट्रॉन बाई 3 इस फॉर्मेट में ही अगर ये जो चीजें होंगी वो ट्रांसफर होंगी। यानी कि जब क्वार्क आ जाएगा तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो इस फॉर्मेट में ही होगा, और इसको आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि, ठीक है, जब भी क्वार्क आएगा, क्वार्क की टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस फॉर्मेट में होगा, और जब इस फॉर्मेट में होगा तो वहां पे क्वांटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी होगी वो एस्टेब्लिश हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी को छोड़ नहीं सकता वहां से। तो दोनों हमने क्वेश्चन क्लियर कर लिए कि क्या क्वार्क जब पार्टिकल आ जाएंगे उसकी वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह ले लेंगे तो क्या हम क्वांटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? आंसर है नहीं। हमने रीजन समझ लिया, क्योंकि जब भी क्वार्क पार्टिकल आएंगे तो इस फॉर्मेट में वो ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, अब जो लास्ट हमारा जो प्रॉपर्टी बचता है वो बचता है कंजर्वेशन। तो देख लेते हैं फटाफट इसको भी हम। कंजर्वेशन नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बुक में थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन एक बार बुक जरूर पढ़िएगा। देखिए, तीसरा कंजर्वेशन, नाम तो आप लोगों ने बहुत पहले सुना है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब है एनर्जी हमारी क्या होती है? कंजर्व होती है। सेम उसी के प्रोसेस में यहाँ पे बोल सकते हैं द चार्ज ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखिए, हमारे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये एटम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल, ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं इस सिस्टम के चार्ज की बात करूं तो इस सिस्टम का चार्ज
कभी भी न तो क्रिएट किया जा सकता है, न तो कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उनका चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको मैं बताऊं, इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लीजिए। फर्स्ट, द टोटल चार्ज ऑफ isolated system is conserved, and second, एक मिनट थोड़ा सा मैं इंक डालूं इसमें, तब तक आप वहां पे देखिए। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन only transfer to one body to another body। ठीक है, ये लैंग्वेज का हमने फॉर्म में लिख लिया। फर्स्ट, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एकदम एक अलग सिस्टम। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, इसको हम, ये कंजर्व हमेशा रहेगा। ये कंजर्व का मतलब कांस्टेंट, हर टाइम पे कांस्टेंट इसका चार्ज की वैल्यू रहेगी। दूसरा कह रहा है द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी पार्टिकल का, किसी बॉडी का ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये केवल और केवल ट्रांसफर ही किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात करें आपका, तो जैसे हम ग्लास रॉड था, ग्लास रॉड को अगर हम प्लास्टिक के साथ रब कर रहे थे, तो ग्लास रॉड से जब पहले दोनों बॉडी क्या थे, न्यूट्रल बॉडी थी। ग्लास और प्लास्टिक, अगर मैं कुछ नहीं करूं तो दोनों बॉडी कैसी हैं, न्यूट्रल बॉडी हैं। उन दोनों को मैंने जब एक दूसरे के साथ रब किया, तो या फिर मैं ऐसे बोलूं कि ग्लास को मैंने कपड़े के साथ रब किया, तो उसके ऊपर चार्ज जो डेवलप हो जाता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका नेचर ही है। और प्लास्टिक को जब हम किसी मटेरियल के साथ रब करते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। देखिए, पहले दोनों बॉडी क्या थे, न्यूट्रल थे, जब हमने उसको कुछ नहीं किया था, कोई रबिंग नहीं किया था। लेकिन रब करने के बाद उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया। वो चार्ज क्या हुआ, इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि किसी भी बॉडी पे चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यहाँ पे ग्लास के ऊपर चार्ज कैसे डेवलप हो गया, तो वो किसी इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर चार्ज डेवलप हो सकता है, लेकिन पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, तो ग्लास के ऊपर चार्ज डेवलप हो चुका था, प्लास्टिक के ऊपर भी चार्ज डेवलप हो चुका है। जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, दोनों बॉडी फिर से क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई है। ठीक है, यही हम देखते थे। तो ये जो पूरा, जैसे कि इस यूनिवर्स में वो दो मटेरियल थे, दोनों मटेरियल पहले क्या थे, न्यूट्रल थे। हमने कुछ मेथड का कुछ लगा के, कुछ मैकेनिज्म प्रोसेस लग करके हमने उन दोनों बॉडी को चार्ज तो कर दिया, लेकिन जैसे ही दोनों को कंबाइन करते हैं वो दोनों फिर से क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। तो पूरे सिस्टम का, इस यूनिवर्स का टोटल चार्ज कितना होगा, अगर मैं ये सपोज करके चलूं कि यूनिवर्स में यही दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो टोटल चार्ज पहले भी जीरो था, न्यूट्रल था, अभी भी आफ्टर कॉम्बिनेशन और आफ्टर रबिंग जब उनको कंबाइन कर रहा है तब भी उनका चार्ज क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल ही हो जा रहा है। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा पॉइंट है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, एंड सेकेंड, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि रब कर रहे थे ग्लास को, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन कपड़े पे हमारे चले गए होंगे, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी। प्लास्टिक को रब कर रहे थे, वहां से चार्ज निकल के वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा होता, वो बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा और वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया था। तो किसी एक पार्टिकल का, इंडिविजुअल पार्टिकल पे चार्ज क्रिएट हो सकता है,
इंडिविजुअल पार्टिकल का चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो NaCl, जैसे अभी तो एग्जांपल हमने देखा था ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड वाला। NaCl को जब हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रेक करते हैं तो ये क्या, बिफोर केमिकल रिएक्शन NaCl के ऊपर चार्ज कैसा है, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है। आफ्टर केमिकल रिएक्शन और आफ्टर सम प्रोसेस Na के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव और प्लस Cl माइनस, यही होता है। अब देखिए आफ्टर केमिकल प्रोसेस Na जो हो गया पॉजिटिव, Cl हो गया माइनस। अब इन दोनों का चार्ज कंबाइन करके देखिए, इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना हो गया, जीरो। पहले कितना था, जीरो, आफ्टर कितना हुआ, जीरो। तो बिफोर एंड आफ्टर पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है, हमेशा क्या हो रहा है, पहले भी कंजर्व था, जीरो था, अभी भी जीरो, यानी कि सिस्टम का चार्ज कैसा है, कंजर्व हो चुका है, कंजर्व ही रह रहा है। लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल पे देखिए चार्ज डेवलप हुआ कि नहीं हो गया, Na पे चार्ज डेवलप हुआ, Cl पे चार्ज डेवलप हुआ। तो इंडिविजुअल पार्टिकल में चार्ज डेवलप हो सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा, वो आपका कंजर्व ही रहेगा। एक दूसरा एग्जांपल की अगर मैं बात करूं आपको, तो जब बीटा डीके होता है तो बीटा डीके के दौरान आपके जो पार्टिकल दो, वो बीटा डीके में पार्टिकल दो, सिस्टम जो है दो पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है। फर्स्ट वाले को इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, देखिए बिफोर बीटा डीके जब किसी सिस्टम का बीटा डीके हो रहा था तो उसपे क्या हो रहा था, बॉडी न्यूट्रल थी। जब बीटा डीके हुआ तो उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिले। अब दोनों को फिर से कंबाइन कर दीजिए, आफ्टर बीटा डीके के बाद जो पार्टिकल मिल रहे हैं दोनों को अगर ये दोनों काफी क्लोज कांटेक्ट में आ जाए तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर देते हैं, वैनिश कर देते हैं। तो आफ्टर बीटा डीके सिस्टम का चार्ज कितना है, जीरो, एंड बिफोर कितना था, जीरो। तो टोटल चार्ज सिस्टम का पहले भी जीरो था और अभी भी जीरो है, तो कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इंडिविजुअल चार्ज डेवलप हुए कि नहीं पार्टिकल पे। तो कंजर्वेशन का मतलब सिंपल यही होता है। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में एक हमारा टर्म होता है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिला के क्या बनाते हैं, दो गामा पार्टिकल बनाते हैं, टू गामा रेज बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, टू गामा इन एलिमिनेशन ऑफ मैटर। जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ कंबाइन होते हैं तो दो गामा रे बनाते हैं, और हर एक गामा रे की जो एनर्जी होती है वो 0.51 होती है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, बिफोर जब ये गामा रे नहीं बना रहे थे, जब ये कंबाइन हो रहे थे तो कॉम्बिनेशन से पहले टोटल चार्ज सिस्टम का कितना है, देखिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो टोटल चार्ज सिस्टम में कितना हो चुका है, जीरो। आफ्टर गामा रे जब बन जा रहा है तब क्या हो रहा है, टोटल चार्ज सिस्टम का कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज जो होती है, चाहे वो एनर्जी के टर्म में अगर हम बात करें तो किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, कंजर्व रहती है। ये केवल ट्रांसफर हो सकती है। उसी के बिहाफ पे हमने यहाँ पे भी देखा कि जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है, कंजर्व रहता है। वो भी केवल ट्रांसफर हो सकता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट इंडिविजुअल पार्टिकल पे चार्ज क्रिएट भी हो सकते हैं और चार्ज डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमें क्या देखना है। तो उसकी तीन प्रॉपर्टी होती है, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी। और ये जो और एक चीज और, कंजर्वेशन की जो प्रॉपर्टी है वो नेचुरल प्रॉपर्टी है, ये नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है और इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ही आगे की चीजें जो ही है वो बनी हैं और डिस्कवर की गई हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर कुछ चीजें समझ में आपको नहीं आई होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके अपने जो क्वेरी है वो आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को जरूर कर दें कि इस पे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और उस नोटिफिकेशन को मिलने के लिए सब्सक्रिप्शन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको आप प्रेस जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं
अगले वाले वीडियो में हम आपसे जरूर जल्दी मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऐसे ही आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आपको अगर कुछ दूसरे टॉपिक भी अगर आप जानना समझना चाहते हैं कि ये टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं उस टॉपिक को लेकर एक नया वीडियो बनाऊंगा और उस टॉपिक को भी मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा कि आप इजिली उस चीज को समझ सकें, और मैं उसको प्रैक्टिकल वे में भी उसको जोड़ के हम उसको डिस्कस करेंगे। सो धन्यवाद।